खबर है। मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सैयद काजी। नाज़रीन, बल्दियाती इलेक्शन में जो एक शिकस्त का सामना हुआ है पीटीआई को इस हवाले से कुछ जवाब इमरान खान ने देने की कोशिश की है, उनकी पार्टी ने भी, वो किस हद तक वैलिड हमें नज़र आते हैं, इस पर बात करेंगे। और मरीम नवाज़ साहब की एक नई वीडियो आई है मीडिया के हवाले से, वो असली है जाली है या क्या मामला है, ऑडियो आई है, माफ़ी चाहता हूँ। और उसके बाद 5 माह में करंट अकाउंट खसारा जो है वो $7 बिलियन तक चला गया है। और उसके साथ साथ जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, क्या उससे दुनिया एक बार फिर बंद होने जा रही है या ये वेरिएंट जो है इतना ज़्यादा लीथल नहीं है? बड़ी साहब, अब इमरान खान साहब कहते हैं जी हमारी वारों की सिलेक्शन ठीक नहीं थी, दिस एंड दैट, एंड नेक्स्ट टाइम वही कोशिश करेंगे कि हमारा जो अगला मरहला है उसमें हम गेन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे कल परसों रात मैं पीटीआई के 2-3 दोस्तों से बात कर रहा था, तो मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब इस शिकस्त से जो केपीके में हुई है सीख जाएंगे। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई है, उनका ट्वीट ज़रा पड़े है आपके पास? यकीनन हाँ वो है, मैंने पढ़ा था, मुझे वैसे मैंने वो उनका ट्वीट है कि हमने गलत वोट दी, अब मैं खुद निगरानी करूंगा। हाँ ये कहा उन्होंने। डू यू थिंक एक वजीर आजम बिहाड़ी के काउंसलर का फैसला करेगा इधर कौन सा होना चाहिए, एक स्कर्दू के, एक सखर के? यार ये इसी वजह से तो आप उधर डूबे हैं कि आप सारा कमांड अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, और बजाय इसके कि आप अपनी गलती से इस्लाह करें और समझ जाए कि महंगाई की वजह आपकी शिकस्त हुई है। जहां बहुत सारे फैक्टर होंगे वहां एक फैक्टर मेन महंगाई है, उसको नजरअंदाज। मेन फैक्टर महंगाई है नहीं है, एग्रीड। लेकिन काजी साहब, क्या ये वजीर आजम सबको क्या पता है यूनियन नादम कौन है कौन सा है? ये कर सकते हैं निगरानी? उससे सोने पे सुहाना कहते क्या वो, यार आप जैसे पढ़े लिखे शेर कहते हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी उतार के लौंडे से दुआ लेते क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लड़के से दवा लड़के से दुआ मांगते हैं, लेते हैं। अब अंदाजा करें, वो अब कह रहे हैं जुमेरात को आऊंगा और वजीर आला पंजाब से मुशावरत करूंगा कि कौन से नाज़िम लाने। अल्लाह नहीं, मेरा ख्याल ये है, नाचीज राय ये है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बजाय इलेक्शन को कंट्रोल करने के अपना स्टेट बैंक कंट्रोल कर लेते, अपनी मैशियत कंट्रोल कर लेते, मैशियत को आवाम के हक में उस्तवार कर लेते, तो बाकी सारे काम हो जाने थे। डू यू एग्री? मेरा ख्याल है उनका जो एक हिडन मुआहदा था वो ये था कि ये काम आप करेंगे, मैं यही काम करूंगा जो कर रहे हैं। मेरा लिए खान साहब को पहले दिन से पता था कि इकॉनमी मेरे पास का रोग नहीं। छोटी सी एक बात है, वो आगे जाके आएगी। आपको याद है इन्होंने आते एक बहुत बड़ी बात की थी कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं नवाज और जरदारी को जो मुसलसल कहते थे खा के लूट के, और इन्होंने कहा था कि मैं कमीशन बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कर्जे किसने खाए। 3 साल हो गए खामोशी है, कोई जिक्र हुआ। इससे साबित किया, और साबित ये कि खान साहब को पता लगा फॉरेन पॉलिसी मेरे पास का रोग नहीं है, इकॉनमी मेरे पास का रोग नहीं। 5 तो उन्होंने वजीर खजाना बदल दिए, तो वो यही काम कर सकते हैं। अच्छा, जो भट्टी साहब ने बात की उससे थोड़ा मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मुझे बता दें, इस मुल्क में जो रिंग रोड का क्राइसिस हुआ, किसने निगरानी की? इमरान खान ने खुद फैसला किया। चीनी का क्राइसिस हो, इमरान खान साहब को आना पड़ता है। पेट्रोल ना मिले, इमरान खान साहब को आना पड़ता है। कोई मुझे एक क्राइसिस बता दें जिसमें चीजें समूह चल रही हैं। जब आपकी हुकूमत और आप डिपेंडेंट हैं कार्टल्स पे, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते। तोड़ना आपका काम है ना, असल बात भी तो करें। नूर आलम साहब से वो तोड़ते हैं तो फिर असेंबली टूट जाती है। बस ये जमीनों का बड़ा मसला है। काजी साहब, आप थोड़ा सा ये अरबों में देते हैं टैक्स। अच्छा काजी साहब, सबसे अमीर, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे अमीर पार्लियामेंटेरियन है। ये करप्शन होती नून लीग की तो हम बड़े बोलते। एक सिटिंग एमएनए कह रहा है, यार यू पीटीआई का एमएनए कह रहा है, ये कोई मामूली बात है? करप्शन का खत्म करने तो आप आए थे। इस नैरेटिव पर 3.5 साल आपने कौन सा अपोजिशन का बड़ा लीडर गिरफ्तार नहीं किया? तो आपके दौर में इतनी करप्शन हो रही है, तो फिर तो आप तो जिस बुनियाद पर आए थे, जिस मकसद के लिए आए थे, आपने तो उस मकसद पे कंप्रोमाइज कर लिया। पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन होती तो लोग बुरा नहीं समझते, नून लीग में नहीं होते। इन्होंने यार इसमें भी हो रहा है, समझे आप कादी साहब, अब तो ये रोजे रोशन की तरह या हो गया है ना। मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि क्या वजीर आजम का मलिक साहब, अब ये आप थोड़ी सी मेरी रहनुमाई करें, कादी साहब थोड़े से मूड में है। मैं समझ रहा था कि सीखेंगे कुछ। जो इनके करीब हसार होते हैं ना, वो सिर्फ इनको सब अच्छा। चलो एक बात बता दे, तो मुल्क की अहम तरीन शख्सियत है, मुल्क की अहम तरीन 4-5 उसके करीब लोग बैठे थे, वुज़रा। कादी साहब, अच्छा वुज़रा बैठे हुए, कुछ अरसे की बात है। उस अहम तरीन शख्सियत को एक गार्ड ने कहा पश्तो में
कि कुछ लोग पश्तो भी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब ये झूठ बोल रहे हैं, महंगाई की वजह से लोग और करप्शन से रोने चीखे हैं। जिस पर एक वजीर ने उसको डांटा, तुझे फारग कर दूंगा, उन्होंने फिर वो उर्दू में बोलने लग पड़ा। अहम तरीन मुल्क की शख्सियत के साथ ये वाक़या आया है इसी महीने दिसंबर के। कहा थी मलक साहब, अच्छा आप बताएं मुझे, क्या वजीर आज़म ने कुछ सीखा इस शिकस्त के नहीं? बड़ा सेहतमंद आपने पॉइंट रेज किया। मुझे अच्छी तरह ये था, हम लोग रिपोर्टर भी तो हैं, आप कम से कम आप इसी कैबिनेट की बात करते हैं, हम नहीं किसी की बात करते हैं, अपोजिशन को भूल जाते हैं, मीडिया को भूल जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 50% कैबिनेट में वुज़रा ने, इमरान खान के लेफ्ट राइट के लोगों ने कहा जी महंगाई हमारे पास का रोग नहीं है, हम बड़े बाहर नहीं जा सकते। और अभी आज जो पार्टी की जो गेट टुगेदर थी, जो खान साहब की मौजूदगी में, वहाँ पे ये बात कही गई है कि गैस से हम शर्मिंदा, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये अपोजिशन नहीं कह रही, ये मीडिया नहीं कह रहा, आपके एमएनए कह रहे हैं। भट्टी साहब ये तो खान साहब का, मैं अच्छा एक मिनट आपसे एक कमेंट मैं करता चलूँ। मैं समझता हूँ ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल लीडरशिप और सरकारी मुलाजमत में फ़र्क ये है कि आपको पैसे टैक्स पेयर से देते हैं, आप ग्रेड्स में होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप सिर्फ एक काम है, आपने सोचना है, फैसला करना और तंजीम साजी करनी है। वो लीडरशिप है क्या, मुझे बता दें। आज खान साहब कह रहे हैं हमारी गलतियों से ये मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या वजह है हाकिम वक्त कोई भी हो, जब वो ऐवान के इक़्तिदारों में जाते हैं और इर्द गिर्द इतने खुशामदी आ जाते हैं कि उन तक हकीकत जा ही नहीं पाती या खुद सुनना नहीं चाहते। मेरी ये रहनुमाई करें सीरियसली। एक तो पहली बात यह है कि वहाँ तक रसाई खुशामदियों की होती है, दूसरा कोई बंदा जा ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि भट्टी साहब ये आपको किसने कह दिया ये हमारे हुक्मरान बाख्तियार होते हैं? क्या इख्तियार है इनका? जो हुक्मरान अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता, कीमत नीचे नहीं कर सकता, तो फिर आप बजट नहीं बना सकता, सारे केस खत्म करें, पीपल्स पार्टी पे सारे खत्म करें, सारों की मजबूरियां। फिर तो आप हुक्मरानों पे, मेरे टैक्स पे अरबों रुपए के हेलीकॉप्टरों पे उन्होंने जाना है, अरबों रुपए की इनकी मरात है सारे वुज़रा की, रोजाना एक सेशन। आप कह रहे हैं कि इनको ना कुछ हो, तो फिर तो नवाज शरीफ रिश्ता उसको भी ले आओ, जरदारी साहब को भी ले आओ, फिर तो सबको ये मार्जिन दे दो भाई। इनके पास मैं तो इनमें कभी डिस्टिंक्शन करते ही नहीं रहा। एक निजाम के नुमाइंदे हैं नवाज शरीफ, इमरान खान और अपना जरदारी साहब, फिर एक निजाम के नुमाइंदे हैं, फिर एक निजाम के नहीं, फिर के 2-3% लोगों के ये वजीर आज़म हैं, 97% लोग इनसे महरूम हैं। भट्टी साहब मेरा तो ये पोजीशन रही है 2013 से, ये एक निजाम है और गवर्नेंस नहीं, स्ट्रक्चरल इशूज है, उसकी तरफ ये आते नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते और ऊपर नीचे जो बंदे बैठे यहाँ पे। कादी साहब इसमें फैक्ट्स जाने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, इज लाइक ये मौजूदा हो या साबका हो, बजाय रज़ाक दाऊद से उसके बाबर शाबर से पूछने के, अपने जो गनमैन होते हैं, चौकीदार, उनको बुलाएं, उनको पूछे बेटा क्या करते हो, कितनी तनख्वाह है, कितने बच्चे हैं, कहाँ के रहने वाले हो, माँ बाप जिंदा है कि नहीं? ये फैक्ट से नहीं जानना। मैं भट्टी साहब को कमेंट करना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब आप जो आर्गू कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप बात कर रहे हैं शहनशाह अकबर की, जहांगीर की, जो किले में बैठा है, सामने डांस हो रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लें। आज के ज़माने में 2021 में आपको ये, मैं आपको एक ऑफिशियल बात बताने लगा हूँ, आपकी सारी मिनिस्ट्रियाँ ड्यूटी बॉन्ड है समरी देने की। मुझे बता दें, हफ्ते के हफ्ते, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है, सरकारी हुकूमतें, पाकिस्तान की मिनिस्ट्री हर हफ्ते सरकारी तौर पे अशिया खुर्दो नोश की कीमतें हफ्ते के हफ्ते आपको भेजती है। आप क्या किस बात कर रहे हैं यार? वो ये कोई ज़माने में रह रहे हैं, महंगाई कोई इशू नहीं है। आप वो कह रहे हैं किसने कह दिया कि महंगाई जो है वो जो है हुकूमत के प्रीव्यू में रह गई है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब केस जाता है राना भगवान दास की रिपोर्ट से पहले, तो कहता है, वकील साहब आके कहते हैं यार आपका क्या ताल्लुक है? मैं रो के पीट रहा हूं पिछले 15-20 साल से कि मैशत एग्जीक्यूटिव ब्रांच से ले लिया आपने इसको, आपके यहां के चंद ब्यूरोक्रेट जो मुलाजिम है गोरों के, वो आप अपना गवर्नर तो लगा नहीं सकते स्टेट बैंक का। मलिक साहब एक पंचिंग बैग है, कुट्टी जाओ, लोगों को पता ना लगन दो साडा लौंदा की पे कुटो नहीं। काजी साहब को सलूशन तो निकालना है ना, फिर इस तरह तो गंडापुर साहब को सुनते हैं, इसमें फिर आपका कमेंट लेता हूं। सुनाएं जी। वजीर साहब कहते हैं हम किस वजह से जीते और आ रहे हैं। मलक साहब, मैं काजी साहब मलक साहब बड़ा मुझे दुख हुआ है कि रिजल्ट आ गया, आप आजाद कैंडिडेट खरीदोगे और क्या करोगे यार? कब तक को अगर खरीदो फरोख्ती करनी है तो नवाज शरीफ से बेहतर छांगा मांगा कौन कर सकता है? काजी साहब आप बताएं ना। एक बात है,
अगर कहते हैं कि मैं इस कंडीशन से कह रहा हूं यार खुदा का खौफ करो, इमरान खान की हुकूमत को बदनाम कर रहे हो कि हम ये आजाद बंदे खरीद लेंगे, प्रूफ नहीं यही है ना। प्रूफ नहीं हुआ, स्पीकर की ऑडियो लीक हुई जिसमें कहा गया, साबित नहीं हुआ, कहा गया कि हमने पैसे दे दिए हैं, हमने डेवलपमेंट 2.5 अरब दे दिया और 70 करोड़ मेरे पास है। ये तो नवाज शरीफ टू ही हुआ ना सारा। जो मंडी की मैशत है ना, उसमें सियासत भी मंडी की होती है, और मैं भट्टी साहब से एग्री करता हूँ कि मंडी की सियासत का सबसे खूबसूरत व्यापारी नवाज। काई साहब आप तो रियासत मदीना बना रहे हैं, खुदा का खौफ है यार। हम तो रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं, इंसाफ लाना चाह रहे हैं, गुर्बत खत्म करना चाह रहे हैं, भट्टी साहब हम तो माशरा बदलना चाह रहे हैं। यार आप मुझे बताएं, आपने बिलीव किया था उस वक्त? नहीं तो क्यों ना करूं? तो फिर आप अपने आप को क्वेश्चन। मैं भी उस मुल्ज़मान में शामिल हूँ। मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब आएंगे, कम से कम बेहतर होगी, करप्शन कम होगी, मेरा ये ख्याल था। छोटा सा वाक़या मैं इसका खुद तस्लीम कर रहा हूँ, कैमरा कर रहा हूँ। एक छोटा सा, आपका काम है, करें। एक छोटा सा वाक़या सुना दूं। आपसे गाड़ी ये लेके गए हैं और इन्होंने गाड़ी मार दी है, 2 दोस्त मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा जी, मैं कहा जिसने गाड़ी मारी थी, मैं कहा आप परेशान ना हो, आपका कोई कसूर नहीं। मैं को तेनू किने कैसी गड्डी नू देनी है? हम तो ये कह भी नहीं सकता किसने हुकूमत दी है, दी है यार, मैं तो नहीं कह सकता। पहली बार दी है सर, मेरा मतलब फवाद चौधरी साहब को सुने जरा। ज़ाती तौर के ऊपर तो बड़ी मुझे मायूसी हुई है, क्योंकि इस तरह की जो जमातें हैं वो एक रिट्रोग्रेसिव सोसाइटी की अलामत है। इस चीज़ की अलामत है कि पाकिस्तान में सब कुछ सही नहीं है, और फजलुर रहमान साहब का जो इक़्तिदार में आना है, मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती की बात है। ये तो अब क्या पीटते रहेंगे हम, लकीर पीटते, रेट्रोग्रेसिव ये है शुगल। अब तो शुगल सोसाइटी भी जो है मौलाना के साथ है। अच्छा, आज मौलाना के साथ खड़ी है शुगल सोसाइटी। माशाल्लाह, क्या तरक्की है, तरक्की हुई है। सही बात। मलक साहब, आप ना थोड़ा सा जाने दें, ज्यादती ना करें। अगर इनको वोट दे दे तो आवाम की ख्वाहिश, इनको वोट ना दे, पूरे वोटरों के करैक्टर पे इन्होंने हाथ उठा दिए। बड़ी मजेदार यार, ये अजीब बात है कि मुझे वोट में दे दे, वो जमहूरियत है, तो वो जमहूरियत, वो अवाम का हक है, तो उसको वोट पड़ गए हैं। ओ भाई, इसको तस्लीम करो। खुदारा इसी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था। अच्छा, कि आप लोग नहीं मानते हकीकतों को। नहीं, ये सही। आप आपने सवाल किया था, उसके जवाब नहीं लिया कि आप अपने उस क्यों वजीर से पूछते हैं या रज़ाक दाऊद से क्यों पूछते हैं, अपने पीएम से क्यों नहीं पूछते। अब मैं आपको एक और इसका जवाब देता हूँ। इमरान खान को कहना कि जरा पीएम को टिकट दे और कहे पीटीआई का इलेक्शन जाके लड़, और इलेक्शन जिन्होंने लड़ना है, जिनकी बुनियाद के ऊपर खड़े हो, किसने पीएम बनना है, वो माल नहीं होगा उनके पास, तो जाके घर कोई और काम करो। क्रिकेट की कमेंट्री कर लें। मैं मलक साहब, मैं इनसे एक तो इलेक्शन जो उसके पास 5 लाख रुपया महीना, वो भी नहीं लड़ सकता था। लेकिन मुझे बताए, वो वजीर आज़म किस चीज़ का है? कोई भी हो, रियासत मदीना बनाते हो, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के आप रेफरेंस देते हैं कि खालिद बिन वलीद को निकाल दिया था। तो आपको अगर ये भी नहीं पता कि आपके 3.5 साल में महंगाई बढ़ी है या नहीं, करप्शन बढ़ी है या नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है या नहीं, बाकी छोड़ दे सारे काम। भट्टी साहब सॉरी, वो कहते हैं नहीं, देखिए यहाँ आप करेक्ट करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, ये उनका कहना है। अब भी उनका कहना है। अब उनको शायद इसीलिए हरे हैं, इसीलिए हरे हैं क्योंकि उन्होंने 5 दफा इसका मतलब है वो हकीकत तस्लीम नहीं कर। देखिए, कोई भी इंसान, मैं हूं, अपनी गलती तस्लीम नहीं करूंगा तो इस्लाह नहीं कर सकता हूं। बिल्कुल सही। मैं अपनी गलती तस्लीम करना ना करूं, मैं इस्लाह नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब आज भी मैना मानो की रट पे लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल में, काजी साहब, मेरे ख्याल में ये होगा जिन्होंने माजी में 40 साल लूटा है, फिर आ जाएंगे। ये मेरा खदशा है। मैं ये रिजल्ट ना बनाने वाला हूं, ना मैं कहने वाला हूं, लेकिन अगर ये हकीकत से इतनी दूर रहती है। मैं आपकी बात को कैसे सेकंड कर रहा हूं, मैं आपकी बात को कैसे सेकंड कर रहा हूं। इस निज़ाम में तब्दीली नहीं आती तो जिन्होंने 40 साल लूटा है, अगर वो नहीं भी आते तो जो भी आएंगे लूटने वाले ही होंगे। जरा सुनते हैं कैप्टन सफ्दर साहब को। पेशावर कोर कमांडर से मेरी दोस्ती होगी, क्योंकि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आजकल इमरान खान ये गुनगुना रहा है। अदावत चलती है, अदावत चलती रहेगी। बहरहाल इतनी बड़ी धुंध के अंदर इलेक्शन जीतना ये अवाम की फतह है। बड़े माने खेज बात है। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है इस इलेक्शन में। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह सकती, इसलिए हमारे साथ तो कायदे आज़म से हमारे साथ ही चली आ रही है। लेकिन ये खुद तो इनका सफाया हो गया, ये इनकी तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है वहाँ पे। मौलाना फजलुर रहमान है, बहरहाल एक अलग पार्टी है,
नहीं देखिए, मौलाना की जहाँ तक बात है, मौलाना ने दो चीज़ें ज़रूर साबित की हैं। एक तो वो कंसिस्टेंटली कह रहे थे 2018 में धांधली है, हम उन्होंने उनकी पोजीशन थी, और सारे हुकूमत के जितने वज़रा वो कह रहे थे जी हाँ अपना मौलाना की दुकान बंद हो चुकी है, बेरोजगार है। आपके पास क्या सबूत है कि ये जो इलेक्शन है ये फेयर हुआ है? क्योंकि मौलाना फजल रहमान जीत गया है और पीटीआई हार गई है, तो ये इलेक्शन आज फेयर हो गया। आपके पास क्या सबूत है कि नहीं हुआ? चलिए आप बताएं ना, आपने मुझे सवाल किया। मेरे पास ये सबूत है कि इस मुल्क में कंसेंसस है कि कोई एक इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। तो फिर इसकी बहस ये आज कैसे हो गया? फिर आज कैसे साबित हो गया? और हमने ये साबित करना है कि 2013 का इलेक्शन ही गलत हुआ था और ये आज ने उसको साबित। व्हाट आर वी ट्राइंग टू एस्टैब्लिश? नहीं, मैं आपको एक आर्गुमेंट छोटा सा देता हूं। 2018 को, चलो मैं कहता हूं धांधली हुई थी, मैं आपको सबूत देता हूं। 2018 में पेशावर में इमरान खान साहब ने एक सीट जीती, ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वही पीटीआई हार गई। मुझे याद है एएनपी जीती थी। लाहौर में आपको याद होगा, यहाँ से जिस दिन इलेक्शन हुआ आप जीत गए, इमरान खान साहब जीत गए, दोबारा इलेक्शन हुआ, साद रफीक जीत गया। यानी कि एक हफ्ते के बाद आपने दोनों सीटें। मुझे एक समझ नहीं आती कि व्हाई वी आर इंसिस्टेंट के यार, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन हारा था बड़ा जुल्म हुआ है, सिर्फ वही गलत हुआ है। दिस इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक। या हम ये कह रहे हैं कि यहाँ इलेक्शन ठीक नहीं होते, यहाँ पे ये आप हल्का 133 में जो गलाजत काले धन की हमने देखी है, मुझे बताएं क्या रह गया आपके पल्ले? चले घर है, भट्टी साहब स्ट्रांग होल्ड है, चले सोल्यूशन ले, हम दोनों तो बहस करते हैं। आप बताएं इसका हल क्या है? यार उन्होंने वापस ले आओ। नहीं छोड़े हाल की तरफ आते हैं। बताएं जी क्या हाल है? कैप्टन सफदर साहब ने बड़ी सख्त बात की है, जिसे आपने टोटल अपनी आर्गूमेंट में गुम कर दिया है। तो आप सब दोबारा सुनाएं। इस मुल्क में लगता है अवाम के वोट की कोई हैसियत नहीं, इधर लाने वाले मैटर करते हैं। इधर वोटर जो 97% है ना, उनकी कोई हैसियत नहीं। उन्होंने कोर कमांडर पेशावर को एड्रेस किया और उन्होंने कहा हमारी दोस्ती हो गई। ये तासुर नहीं आना चाहिए। अदारे मुल्क के होते हैं, किसी एक जमात के नहीं होते। डू यू टेक हिम सीरियसली जब ये बोलते हैं? मैं नहीं, मुझे तो समझ नहीं आई वो क्या कह रहे हैं कैप्टन सफदर साहब। आप 10 दफा सुने, एक चीज मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूँ उसकी बात सुन के, मुझे समझ नहीं आ रही कहना क्या चाह रहे हैं। आप शॉर्ट सुन रहे हैं यार, शॉर्ट सुनाओ ना। मैं हैरान हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। पेशावर कोर कमांडर से मेरी दोस्ती होगी, क्योंकि दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। आजकल इमरान खान ये गुनगुना रहा है। अदावत चलती है, अदावत चलती रहेगी। बहरहाल इतनी बड़ी धुंध के अंदर इलेक्शन जीतना ये अवाम की फतह है। बड़े माने खेज बात है। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रही है इस इलेक्शन में? एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रह सकती, इसलिए हमारे साथ तो कायदे आज़म से हमारे साथ ही चली आ रही है। तो एस्टैब्लिशमेंट तो एक न्यूट्रल हो सकती है। मुझे समझ नहीं, बड़ा कंफ्यूज सी स्टेटमेंट है, अनबैलेंस ही है। न्यूट्रल है, मेरी दोस्ती हो गई, मैं फलां हूं, अजीबोगरीब है। तो रहनुमाई फरमाए काई साहब। भट्टी साहब मैं क्या रहनुमाई फरमाऊं? मैं तो अव्वल तो मतलब है कि चूंकि मेरी ये ड्यूटियां हैं ये चीज़ें आपको सुनाना बार बार ऐलान करके, तो इसमें अब अगर कोई अकल और दानिश और गोहर के मोती और कोई सादी शिराजी साहब की दानिश इसमें से ढूंढनी हमने। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन कर देता हूँ। ये हमारी लीडरशिप का हाल है। वैसे ये लीडर तो नहीं है किसी वाले से। लीडरशिप ये है कि जर्नलिस्ट वो बातें करते जो हम कहना चाह रहे हैं, सीधी सीधी बात करो। जो ये क्या कह रहे हो कायदे आज़म के साथ हमारे साथ जबड़े, बेसिकली वो बात कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की कि ये मुल्क कायदे आज़म के बनने के साथ 47 से ताकतवर के हाथ में। अब ये कहने की जरूरत भी नहीं। वो ये चाह ये रहे हैं कि हम दरमियान में ये भी बात कर दें, ये भी बात कर दें, ये भी बात कर दें। कोर कमांडर मुझे तो वैसे समझ नहीं आई भट्टी साहब, नहीं इतनी कंफ्यूज स्टेट। मैं आपको आप 10 दफा सुने। ये फंदा चाह रहे हैं कि साफियों के गले पड़े जब वो डिस्कस करें। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, पड़े वो एक बंदा आपको नहीं पता कर रहा है। ठहरे मैं बताऊं, आपको नहीं पता कि कोर कमांडर जो पेशावर है वो एक टाइम में कोई 1-2 महीना डिले वहां पे गया है, एक पूरी एक इशू बना है, वो उसको रेफर कर रहे हैं। अब और क्या मेरे से सुनेंगे आप? काई साहब आप क्या समझे इनके इस बयान से? हमने इससे पहले भी आपने बयान सुनाए, समझ भी आ गई कि इसका मकसद ये है। और जब ये बोलते हैं तो मैं ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरे दोनों कानों के दरमियान एक टनल है। अच्छा, तो मैं इसलिए दिमाग दरमियान। अच्छा, मेरा बात करें। नहीं, ये सवाल भट्टी साहब का जवाब कैप्टन सफदर साहब के जैसे लोगों के लिए 2 कान इसलिए दिए, एक से सुनो दूसरे से निकाल लो। मरियम एक अच्छा काम कर ले, बाकी तो उन्होंने नहीं करना। कैप्टन सबको को चुप रहा करे।
ये जब बोलते हैं जो बोले मुर्दा कफन फाड़ के मैसेज बड़ा क्लियर है, आप समझ रहे हैं सारी यार। वो एक तरफ कह रहे हैं हमारी दोस्ती हो गई, हमें ले आए, हम चले गए, तो ये क्या कह रहे हैं इमरान खान ये गुनगुना रहे हैं, वो कह रहे इमरान खान साहब गाना गाएंगे दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, गुनगुना रहे होंगे। इसका मतलब खान साहब दुखी है, इसका मतलब फिर इनको जिताया उन्होंने, उनका तो यही कह रहे हैं। नहीं फिर है मान लो, फिर इमरान से जाती होगी ना, थोड़ी इमरान से जाती होगी। काजी साहब फिर ये मानो कि इमरान तोड़ा, मेरी उम्मीद तोड़ किसी की तोड़ी है ना आपने। इमरान की उम्मीद क्या थी केपीके में जीतने की, उम्मीद तोड़ी है। ये यार मेरी बात, जो हमारा सबसे लाडला बेटा होता है, जिसको हम पाल पोस के, जिसके लिए हम लोगों के गले दबाते हैं, जिसके लिए सब कुछ, एक दफा हम उसे धुतकार देना है, उसको बड़ी तकलीफ और बड़ी कीड़ होती है। वो गुस्सा नहीं निकल रहा कि यार 2018 तक तसी मतलब करते रहे, तो वो गुस्सा है, वो एंगर है, क्योंकि ये समझते राइट टू रूल हमारा है, बर्थ राइट है। अच्छा काजी साहब, डू यू थिंक 12 अक्टूबर 2099 नवाज शरीफ नहीं भूल रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं? 2000 सॉरी कौन सा 12 अक्टूबर 1999 सॉरी 12 अक्टूबर 1999 नहीं भूल रहे। उसमें तो फिर इनको रिहेबिलिटेट कर दिया ना, जो उनके ये अपना अरसलान साहब के वालिद साहब ने, बड़े माशाल्लाह कामयाब बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस की मेरे पास बहुत सी तफसील है। काजी साहब मैं आपको खबर दे देता हूँ, आज भी नवाज शरीफ साहब जब 12 अक्टूबर 1999 याद कहते हैं मैनू इंज फड़ के इन्होंने खिंचिया सी, वो तो नहीं भूल रहे, गलत है ना, वो नहीं भूल रहे। देखिए वो एक और बात, वो परवेज मुशर्रफ की ज़्यादती थी, हम तो एक और बात मैं कह रहा हूं कि वो इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं जो ज़ियाउल हक लाया उसके हक में आपने नहीं बोलना। देखिए मैं बिल्कुल नहीं भूला, और मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब से ज्यादती हुई थी, केस चलने चाहिए थे, वो मैं नहीं कहता कि वर्डिंग जो दे रहे थे मरहूम सेठ साहब वो देनी चाहिए थी मगर कानून के मुताबिक। लेकिन हम आपको ये भी बताएं, हम 1985 भी नहीं भूले, हम 1970 भी नहीं भूले, हम 1977 5 जुलाई को जब यहाँ एक अनइलेक्टेड असेंबली में जाके आप बैठे थे, हम उसको भी नहीं भूले। सबका जिम्मेदार नवाज शरीफ है यार, सबका जिम्मेदार नवाज शरीफ है। कैसे ये तो ना करें फिर नवाज शरीफ, फिर करे ना, कौन जिम्मेदार है बताएं मेरी बात, मुझे बताएं जिम्मेदार कौन? मैं हूं मुजरिम, मेरे जुर्म का नाम नवाज शरीफ है। नहीं वो किसने किया फिर? हु इज द मुल्ज़िम? आए ना बोले ना फिर ज़ियाउल हक दे, ये इफेक्ट है। नवाज शरीफ किसी का पैदावार है, ये पैदा खुद नहीं हुआ, इसको किया गया है, बताएं वो कौन है? बिल्कुल पैदावार। मेरी बात सुने, मेरा जिस्म है ना, इसमें से बहुत सी चीजें निकलती हैं, उस पर चांदी के वर्क ना लगाया करें। मेरे सवाल मैं ये कह रहा हूं कि जो मुजरिम है, जितना बड़ा मैं क्रिटिक रहा हूं 35 साल में जनरल ज़ियाउल हक का, आप जुर्म को दोबारा से रिहेबिलिटेट करें। मुझे ये बताएं यार, मेरी बात सुने, ज़ियाउल हक इस मुल्क की तबाही का आज असल वजूद है, लेकिन जो उसका जुर्म है वो नेक है। नहीं जुर्म के अलावा आपके मुंह से बात नहीं, जुर्म है ये नहीं, हम मतलब है ज़ियाउल हक का किया हुआ आज हम तो ये कहते हैं हमारा कोई साथी, हमारा मुल्क ये साथी है, इसके गरीब लोग इसके साथी हैं। लेकिन जब आप दोबारा से, अब इमरान खान है, मैंने खुदा की कसम ना वोट दिया था ना, मेरी ये राय थी कि ही विल डिलीवर। अगर मैं आपको फुटेज पुरानी, अगर किसी टीवी में मैं बैठा था, मेरा पॉइंट ये है कि मगर मेरा पॉइंट ये है कि यार आप एक खाई में हम गिरे हुए हैं, अब आपने हमें समंदर में गिराना है। नहीं मेरा सवाल भी तो सुन लेना, अगर आपने 11 साल पाकिस्तान में आमरीत रखनी है जनरल ज़िया ने, तो फिर उसने इस तरह के लोग पैदा करने, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, मेरी एग्रीमेंट ये है। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट है वो अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको नहीं खत्म करना, नहीं करना, मतलब ज़ियाउल हक बहुत बड़ा आर्टिकल 6 लगनी चाहिए, और जो उसके हाथ मजबूत कर रहे थे वो नेक हैं। मैं अब आपको 2 मिनट, इस तरह आप ज्यादती ना करें, सिर्फ आइन तोड़ना और उसकी मामनत करना ये तो नवाज शरीफ ने किया है। हाँ। तो उनको कैसे माफ कर दें? ये तो आइन में लिखा आर्टिकल 6 उसमें लग रहा है जो तोड़े और जो साथ उसका साथ दिया है, ये बेनिफिशियरी है यार। बात भट्टो की फांसी का कौन बेनिफिशियरी है? अच्छा मैं एक बात करके एक चीज सुनवाता हूं, जुल्फकार अली भट्टो फांसी ना लगता क्या नवाज शरीफ इलेक्शन जीत सकता था 85 में? चले मुझे ये बता दें। कादी साहब फिर उन्होंने मामनत की हो, आप उधर आर्टिकल 6 ना लगाएं, खाली मुशर्रफ पे लगाएं, तो ये दोगला इंसाफ, ये खोखला इंसाफ मेरी मलिक साहब से हर चीज पे इत्तेफाक है। मैं सिर्फ एक कहता हूं कि 2 नंबर दवाई के खिलाफ बोलते बोलते 3 नंबर दवाई से जज ना किया करें। आगे बढ़ते हैं, ये सफदर साहब क्या कह रहे हैं वो उसके बाद आगे बात करें। पॉलिटिक्स में आएगा या नहीं? ये तो दीवार पे लिखा हुआ आएगा। वकील का बेटा वकील बने, डॉक्टर का डॉक्टर बने, पीर का गदी नशीन बने, सियासतदान खानदान में से तो आखिर उसने 3 साल की उम्र में अटक के लिए मैं नाना के सीने से लिपट के रोता था, तो उसने आखिर वोट को इज्जत दो और आईन ने पाकिस्तान की खिदमत तो करनी है, इसलिए बैरिस्टर बन रहा है।
जी भट्टी साहब, ये किसकी बात कर ये रहे हैं? जुनैद सफ्दर साहब की बात कर रहे हैं कि वो आइंदा हमारे हुक्मरान वो होंगे और उनका राइट बनता है। काजी साहब आपके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। बट इसे सॉरी, 1 मिनट में आपसे लेना चाह रहा हूँ माफी के साथ। आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, इतने अच्छे गुलूकार आपका वजीर आज़म होने जा रहा है। काजी साहब, गुलामा ने पाकिस्तान नाम रख दे हमारा। पहले जुल्फ़कार अली भट्टो सब नहीं जा रहे थे, अब ज़ियाउल हक गए, नवाज शरीफ आ गए, शहबाज साहब आ गए, हमजा साहब आ गए, मरियम साहब आ गए, कैप्टन सफ्दर आ गए। आगे जुनैद सफ्दर की भी गुलामी ये मुस्लिम लीग नून करेगी। ख्वाजा आसफ मोतबर नाम, शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफ़ीक, मतलब है ये गुलाम ही रहेंगे सारी उम्र। देखिए भट्टी साहब यहाँ पे ना ये नहीं, वो तो उसने अपनी नई लीडरशिप दे दी है कि नाना के साथ। वो यार खुदा का वास्ता यार, कि यार क्या इस मुल्क के साथ गंदा खेल नहीं तो पीपल्स पार्टी में भी तो उनके नाने ही थे हरचंद के, उन्होंने नाम अडॉप्ट कर लिया उनका। जरदारी साहब वो जो दादा को इतना याद नहीं करते। मैं यही कह रहा हूँ, बिलावल भुट्टो पहले 2 जमाते उसने, अब मरियम की भी आगे नस्ल को लीडरशिप दे दी है। भट्टी साहब ये जमहूरियत है, इस जमहूरियत के लिए लंदन बैठे हैं। नहीं मलक साहब देखिए, ये वोट को इज्जत दे रहे हैं कि कैप्टन सफदर खड़ा होकर कह रहा है मेरा बेटा ही तुम्हारा मुकद्दर है। नहीं वो तो सही कह रहे हैं। देखो उन्होंने उसको ऑक्सफोर्ड भेजा, इंग्लिश सीख के आया, पोलो सीख के आया, हुक्मरान लग गए, वो उसने गाना भी सीख लिया, वो तो पूरी उस पर काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है यही। मलक साहब, अगर आप इन चीज़ों की दलाइल दे रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ अपोजिशन कर रही है और अरबों रुपए की शादी कर रही है, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। गरीब के हकूक के लिए निकलते हो महंगाई की वजह से, और डेकोरेशन में 2-2 करोड़ में एक दिन लगाते हो, और आपके लहंगे पे के 10 खानदान साल की रोटी खा सकते हैं। इनकी भी अगर आपने सफाइयां देनी है कादी साहब, आज मैं आपके साथ हूं, मलक साहब के साथ, सरमाए की हुकूमत है, इख्तिलाफ राय की गुस्ताखी कर रहा हूं। ये देखें यार, मेहंदी ता सजदी जे नचे मुंडे दी मां, मेहंदी ता सजदी, व्हाट इज दिस यार? ये जो आप गलत पढ़ा रहे हैं, यूपी सप नहीं होता, कप होता है। नहीं सवाल है, छोटा सा सवाल है, वो ब्रेक के बाद आप जवाब दे दीजिए। क्या हम ये इसलिए करते हैं कि लोगों को ये इंप्रेशन पड़े हम बड़े अमीर हैं, खुशहाल हैं, रिलैक्स हैं, कि ये वाकई इस पे बिलीव करते हैं? व्हाट इज दिस? मैं इसमें सिर्फ इतनी कह रहा हूँ कि आप जब तक एक सरमाए की सरायत और गुलामी से जमहूरियत को आज़ाद नहीं कराते, ये नहीं है, ये काले पैसे की आमरीत है, और ये भी इतनी बुरी है जितना मार्शल्लाह बुरा होता है। ये मेरी राय गलत हो सकती है। ब्रेक के बाद हाजिर मैं आपको सेकंड करता हूं, 100% मरियम साहबा ने की एक मुबैना एक ऑडियो आई है, गलत है, ये सही है, ये अजीब खेल शुरू हुआ है, इसको तो बंद होना चाहिए। ये हम मीडिया पे चला रहे होते हैं। दोबारा एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। एक ऑडियो सुनवाते हैं आपको, हमें नहीं इसकी यानी यकीन नहीं है कि उनकी आवाज़ है या नहीं है, कुछ कह रहे हैं लोग है मगर साबित अभी नहीं हुआ, मगर बात क्या है सुनाते हैं आपको। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। देखिए मेरी मीडिया मैनेजमेंट, जियो और दुनिया ने तो उनकी जई तई फेर दी है। भट्टी साहब, हम कैसे कह सकते हैं कि ये उनकी आवाज़ है या उसकी मिलती जुलती नहीं है? अब तो लोगों की आवाज़ भी निकाल लेते हैं। शादी के बाद आपको उनसे बहुत हमदर्दी, ये मानिए उन्होंने इसका शादी के बाद आपको उनसे बहुत हमदर्दी होगी। इसकी तरदीद तो वो खुद नहीं कर रही है, मेरी आवाज़ नहीं है। पहली जो थी कि जई दी तई गालमन को इस किस्म का लफ्ज़ क्या बोला है, जई दी तई फेर दी है। तो यार सहाफत इस काम के लिए, जो पहली वीडियो आई थी वो उन्होंने मानी थी भाई, इसकी तरदीद नहीं की। अगर तरदीद कर देगी तो हम कहते हैं कि उनकी आवाज, या ऐसा करो ना कोई गाना अच्छा जो है ये साहबा का वो भी देख ले, इनकी आवाज मिलती है। नहीं, उन्होंने जो इसके बारे में खुद कहा है वो सुन लेते हैं, हमारे पास वो सुनाएं जी। ऑडियो है जिसमें आप मुबैना ऑडियो आई हुई है जिसमें कह रहे हैं कि मरियम नवाज की आवाज़ है, और उसमें आप मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं और 2 चैनल्स का नाम ले रही हैं कि उन्होंने जियो और दुनिया ने तो देखिए उनकी ऐसी तैसी फेंकी ऑडियो है। ये बता दीजिए आपकी ये क्या है? मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, बिल्कुल इसका जवाब दे चुकी हूँ और क्लियरली दे चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि वो इसको हम इन्फर कर सकते हैं कि वो इसको भी अपनी आवाज़ कह रही हैं? नहीं, उन्होंने कहा इसका जवाब दे सकते। भाई साहब, आपको क्या हमदर्दी है? जई की तई करना ये हमारा काम। गो के खो मीडिया अब भी वैसे ही चलाया जा रहा है जैसे मरियम साहिबा कह रही है ना, लोगों को नौकरियों से वीडियो बाद में सुनाई जाएगी, फिर नौकरियों से भी निकाला जा रहा है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है फलां बंदे को प्रोग्राम में ना लो। कुछ लोग अपनी मीटिंगों में कहते हैं फलां साथियों को आया ना असी लता मट देनी है। ये फैक्ट्स है कादी साहब, देखें जो हम। लेकिन मरियम साहिबा
किसी 2 चैनल के ज़रिए जय दी तई किस तरह करा सकती है, मुझे समझ नहीं आई। इसकी तरह आप रहनुमाई करें, आप उस्ताद है, आप हमें लिफ्ट देखो हम तो अगर उन्होंने एक तो ये मान लिया है बजायर के उन्होंने ये चले ये कह लो उन्होंने इनकार नहीं किया, यानी मान लिया उन्होंने इस बयान को। वो भट्टी साहब आप बड़े मासूम बन जाते हैं। मैं आपका एक मसला हल कर दूं, एक छोटा सा पॉइंट है। पाकिस्तान जिसका नाम है ना, इसमें जो एडवर्टाइजिंग है, मीडिया का जो खून है ना, जो जिसमें हमारे मालकान ठीक है वो हमें सैलरी देते हैं, बड़े ममनून है, मगर ये कारोबार कहाँ से जिंदा रहता है? ये एडवर्टाइजिंग से जिंदा रहता है। पाकिस्तान की ट्रेजिडी ये है कि हमारी जो मार्केट है ना, जो फ्री मार्केट, बात हम कैपिटलिज्म की करते हैं, तो कंट्रोल कर दी रियासत। हुकूमत के पास सबसे ज़्यादा इश्तिहार है। सिंपल सी बात है, अगर आप मुझे इश्तिहार नहीं देंगे मैं सांस नहीं ले सकता, पैसा नहीं कमा सकता। तो हमारे यहाँ मीडिया इस तरह कंट्रोल होता है कि अगर भट्टी बड़ा बोलता है, अच्छा बड़ा बोल रहा है, किस चैनल में आपका इश्तिहार बंद। मैं आपकी बात मैं बताता हूँ, मैं 1 मिनट उसके बाद आपका कंट्रोल होता है को। मैं एयरवे का एक छोटा सा पुर्जा था, ठीक 5 साल नवाज शरीफ ने इश्तिहार नहीं दिए। क्यों ये बताएं ना? क्योंकि हम उनके पटारी पहनते थे। जवाब आ गया। हमारी अच्छी या बुरी राय गलत हो सकती है, आप इंडिपेंडेंट थे ना, आप इंडिपेंडेंट। मैं एक आपको और बात यार यहाँ आप आधा सच ना बताएं, चले आप बाकी बता दें। 80% जब प्राइवेट लोगों के पास कारोबार हो, मैशत पर कब्जा हो उनका, और वो सियासत पर भी उनका कब्जा हो, तो फिर कहाँ से आपका? सिर्फ हुकूमत तो कंट्रोल नहीं करती। आज जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट के जरिए एक लड़ाई बर्पा कर रखी है मुस्लिम लीग नून ने, सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है ना, कहाँ तक जुडिशरी में इनकी है, ये कहाँ तक है मुझे बताएं ना। तो मेरा मतलब है सिर्फ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो रियासत मतरूक हो चुकी है इस न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट में। ये तो मजे इसलिए ले रहे हैं, तो उसमें अकेला मुजरिम आप हुकूमत को कह रहे हैं, ये मुजरिम नहीं है। एक मिनट मुझे नहीं धमकियां मिल रही है, इनको नहीं मिल रही होती। एक मिनट मुझे, हमारे यहाँ जो इजहार है ना, हमें भी दोस्त यार, हम भी छोटे मोटे प्रोग्राम करते हैं, हमें भी कहते हैं और तुम लोग सच नहीं बताते, तुम ये नहीं बताते। उनको अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे रियासतीदारों का दबाव है आप पे, फिर हुकूमत का दबाव है, फिर कैपिटलिस्ट का दबाव है। आप मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पे कोई आइसक्रीम आई थी तो मुझे पता लगा कि वो आइसक्रीम ही नहीं थी, मगर हम ये कह नहीं सके वो आइसक्रीम नहीं है। तो हम कहाँ साहब, मैं आपको ईमानदारी से, पिछला दौर भी हून भी, किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, चलो हम तो थोड़े से हमारे खामियां ज़्यादा है, सच कहना तलवार की नोक पे चलना नामुमकिन बन गया जी, नामुमकिन। इस हद तक हमें स्क्रू कर दिया गया है, इस हद तक स्क्रू कर दिया गया है। अभी कल मैंने फिगर गलत दे दी थी, मैं ठीक करवा दूं आपकी। नो कमेंट्स काजी साहब, अपने इश्तिहारों में जो हो रहा है, मैं आपको आज की बात भट्टी साहब रेटिंग की आपने को 2 साल मेरे लिए, एक सेकंड, जितना भट्टी साहब ने थोड़ा सा, हम भी इनकी टीम के हिस्सेदार हैं, हमने एक शो डाला ना कि यार एक फेयर रेटिंग कर दो, ईमानदारी से जिसका जो हक है उसको दे दो। हम चुप हो हैं, भट्टी साहब चुप हो गए, हम मान के। मैं आपको कल कह रहा था ना, आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें तकरीबन कुछ 444 मिलियन के करीब जो है अमेरिका ने पैसे रखे हैं मीडिया के लिए, दुनिया भर के मीडिया के लिए, अपने मीडिया के लिए नहीं, जिसमें वो जहाँ ये जो डेमोक्रेसी की 2 नंबर यहाँ उन्होंने मीटिंग भी की थी ना, जिसमें अच्छा हुआ इमरान खान नहीं गए या पार्टिसिपेट नहीं किया, उस मीडिया के जरिए जो उनके मफादात से मुतसादम होंगे, और यहाँ पूरी दुनिया में, लैटिन अमेरिका में क्यूबा के खिलाफ मूवमेंट चलवाने के लिए जहां उनके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, यही करते हैं। तो ये आपके कैपिटलिज्म का गंद है भाई, माने उसको, उसमें हुकूमतें हो या ना हुकूमतें हो, वो क्या करते हैं यहाँ पे? ये सारे जो बाहर जाके बैठे हुए हैं, ये बड़े जनरल निसार उस्मानी ने सारे बाहर बैठे हैं। मगर काजी साहब यार, निसार उस्मानी एक बहुत बड़ा नाम है साफत का, एक रोशन सितारा है। इन मगरमच्छों काले बूत काले बगड़ियों के साथ क्यों मिला रहे हो? काजी साहब, ये जो फ्री एक्सप्रेशन का शो डाला जाता है, कोई फ्री एक्सप्रेशन नहीं है, कैपिटलिज्म में व्हाट इज दिस? मैं आज यहाँ फिर आपको बांग धौल बताता हूँ, दुनिया का सबसे ज्यादा कंट्रोल मीडिया अमेरिका का है, ठीक है। मैं और आप इकट्ठे बैठे थे सकलाइन इमाम से, जब हमने ये सवाल किया था, जिसने सारी उम्र एक बहुत बड़े आलमी नशरियाती इदारे में कहा था, उठा के बाहर फेंकते हैं। हजूर, आपको इस काले सरमाए के जबर को तोड़ के आप जमहूरियत बहाल कर सकते हैं, वरना फिर मेरा लीडर जुनैद सफ्तर ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है जी, क्या सुनाना है हमारे पास से? ये सफ्तर मरियम साहबा का शॉट है। शहबाज शरीफ साहब का मेरे से जो रिश्ता है वो एक बाप बेटी का है, लेकिन कतई नजर इससे शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो जमात है, जब वक्त आएगा तो जमात फैसला करेगी, लेकिन जमात ने अपना फैसला जो है नवाज शरीफ साहब को दिया हुआ है। मैंने भी इख्तियार नवाज शरीफ साहब को दिया है फैसले का। जब वक्त आएगा इंशाल्लाह पार्टी की मशावरत के साथ नवाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। अच्छा काजी साहब, 2 मिनट यार, 2 मिनट ठहर जाए आप ना। थोड़ा सा आजकल जब जुनैद सफदर की शादी हुई है, आप कुछ
थोड़ा सा ना ज्यादा खुश हो गए, खुश है माशाल्लाह के अच्छा है ना, खुशहाली आई चाहिए। पाकिस्तान। नया लीडर मिल गया इनको। एक तरफ अपने चचा पर हर दूसरे दिन ये खुदकश हमला करती हैं, एक तरफ कहती हैं वो पार्टी के सदर हैं, खुद फरमाती हैं भाई तुम्हारी उम्र नहीं है उतनी जितनी ख्वाजा आसफ, एहसन इकबाल और राना तनवीर वगैरह ने स्ट्रगल कर लिया है, तुम्हारे तो 4 दिन है ना। वो कह रही है फिर भी सदर, हाँ मेरे चचा मोहतरम शहबाज शरीफ है, लेकिन फैसला नवाज शरीफ ही करेगा जो खुद नाअहल है, खुद कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये जमहूरियत देनी है आपने इस कौम को। बड़ी साहब ये अब मैंने अर्ज किया ना, ये लिमिटेड कंपनियां हैं, पार्टियां नहीं हैं। यहाँ पे अगर देखें ना सब कॉन्टिनेंट में, जो अगर आप कांग्रेस को भी देख लें तो वो भी कांग्रेस भी डायनेस्टी, गांधी डायनेस्टी से है, तो खत्म हुई ना फिर कांग्रेस को 20 साल से जो जूते पड़े इसी वजह से बाहर होगी बीजेपी ने, गांधी खानदान फिलहाल आउट ऑफ बिजनेस कर दिया। हमारे सवाल ये है कि बात ये है कि सियासत जब आपने, अब नहीं एक और मैं बात करता हूँ, आप मोदी की बात कर लें, अंबानी उसके पीछे ना होता, अदानी ना होता, उनके जहाज उसे ना मिले होते, 1000 करोड़ रुपए की उसकी कैंपेन ना चली होती, तो टोटल 23% वोट पड़े थे उसको, जिस पे उसने 2/3 मेजॉरिटी दोनों ऐवानों में ले ली है। तो पैसा इनको भी चाहिए। बात यह है कि जब तक आप काले पैसे का जो अंसर है उसको सियासत से नहीं निकालते, काले पैसे की सियासत साफ नहीं हुआ करती। हुकूमत उसको मिलती है जिसको जहाज देने वाला कोई। हाँ जी बड़ी साहब, मेरे सिर्फ एक फिक्र है, फिर ऐसी ना ही काले पैसे के ऊपर खड़ी मैशत कभी सफेद नहीं हुआ करती, काले पैसे की मैशत के ऊपर खड़ी सियासत कभी सफेद नहीं होती। एक आर्गुमेंट बड़ा वैलिड है कि अगर आप वोट का रिश्ता पैसे से बना देंगे तो पैसा वोट खरीद लेगा, जमहूरियत खरीद लेगा। रिश्ता तो मलक साहब बन चुका है। एक ऐसा सच है कि आम आदमी, मैंने गुजारिश की है, कितने लोग हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, इनका टोटल अच्छा नहीं, एक और हम दोनों ने 133 में जो हुआ है इस इलेक्शन, अच्छा आप बताएं इसके शर्म यार आपकी खबर थी, किस किस किताब पे हाथ क्या दिखाया गया? मैं शर्म आ गया बताते, मसाजिद में गए हैं, गिरजों में गए हैं, पैसे दे गए, गिरजों में किताबों में हाथ रख के लिया, क्या आप पैसे पकड़ लिए गए? अच्छा आपके हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे, हमारे दोस्त हैं बड़े प्यारे जुवेद लतीफ साहब, आप शेखुपुरे में आपको ले जाता हूँ, अगर वो 25-30 करोड़ से कम इलेक्शन हुआ 5 वोटों पे लाख रुपया, मोटरसाइकिल, ये चीजें ना हुई तो आप एक सर्वे कर लें मेरे कहने पे। नहीं, अगर मैं एक मफरूज करूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि अगर 2000 का वोट है और 90,000 वोट डालने हैं तो मैंने कैलकुलेटर में 18 करोड़ में आप बन सकते हैं। कुछ भी नहीं, कोई पैसे 18 करोड़ तो कोई ऐसी रकम नहीं है। इन पहले साल ही, पहले 6 महीने में 2 ठेकों में निकाल लेंगे आप। वो नहीं, आपका पेट्रोल पंप हो, आपकी बिजली चोरी की, आपकी फर्नेस ऑयल हो, वो चोरी की, गैस बिजली चोरी की, आपकी तरफ गैस चोरी के बारे में बहुत से नाम आपके मेरे जहन में आ रहे होंगे, लेकिन हम नहीं लेते, लेकिन हम नहीं लेंगे। वो थे मेंबर असेंबली थे। अच्छा, इससे पहले ओपन चोरी, इस पे एक फार्मूला पहले आया था, ओपन चोरी, ये नहीं कि छुप के चोरी। इससे पहले एक और फार्मूला भी आया था, हमारे प्यारे वजीर आजम जो हैं, जो लंदन होते हैं, वो आया था BMW का तोहफा दो या मर्सिडीज का तोहफा दो, वो सरकारी मुलाजमों को ये तोहफे दे के उन्होंने। लेकिन मैं किसी का माहिती नहीं हूँ, लेकिन बात यह है कि जो जनरल साहब के थे हार्ट अटैक से, उन्होंने चाबी वापस कर दी थी, ये भी कर रिकॉर्ड। दैट्स नाइस। बाकी किसी ने पढ़ी होगी तो यकीनन गलत किया होगा, लेकिन उसकी वो खबर है तो ब्रेक के बाद दे दीजिएगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ये करंट अकाउंट खसारा, मैशत और ये जो कोरोना वायरस की एक थ्रेट है, ये क्या है? वो ये हाइप ज़्यादा है या असल में थ्रेट है? अभी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक शॉट है फवाद चौधरी साहब का मैशत के हवाले से, गालिबन सुनाइए जी। पाकिस्तान की मईशत का जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्बत जा रहे हैं, और जब अगर आपकी ग्रोथ हो रही हो, फिर नौकरियां भी पैदा हो रही हैं, आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, इन तमाम में हिस्टोरिक बेहतरी आ रही है। $55 अरब आपने वापस करने हैं इस साल। आप इससे अंदाजा लगा लें कि आपके ऊपर जो जुल्म हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो क्या हुआ है। $55 अरब एक साल में वापस नहीं, वो गलत समझ गए उन्होंने। बेसिकली ये कहा 5 साल में जो PTI का टेन्योर होगा उसमें $55 बिलियन डेट रिटायर या हमने कर्जा देना है, ये सूद देना है। और ये साइन बता रहे हैं किसका कि ये इकोनॉमी उठ रही है। मतलब आप किसको मजाक कर रहे हैं यार? $55 बिलियन की आप बात कर रहे हैं काजी साहब। आपने 3 बन गया $11 बिलियन साल का। एक बात, $6 बिलियन आपको याद है जो आप कर्जा लेने गए थे, क्या आपका उन्होंने हाल किया है? जो शौकत री ने आगे बात करनी भी गवारा नहीं की, जिस तरह उन्होंने कान पकड़ा के $6 बिलियन दिए, उस मुल्क ने $55 बिलियन वापस करने हैं, और ये कह रहे हैं इकॉनमी फर्स्ट क्लास है, सारे इंडिकेटर ठीक है। भट्टी साहब आपका टेक। देखिए कादी साहब, इससे बड़ी तबाही नहीं हो सकती कि हाकिम वक्त को एहसास ना हो उसकी रियाया किस
कसम पुरसी की हालत से जी रही है और वो सब अच्छा कहते रहे। इससे ज़्यादा कहता है यही एक वहम था, मैं बड़ा अहम था। जिस शख्स को वहम हो गया ना कि मेरे बगैर अल्टरनेट कोई नहीं है, वो तबाही शुरू हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सारी महंगाई की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, साहब का हुक्मरान तीनों शामिल हैं, ये सारे तीनों 1 करोड़ 1%। लेकिन इस तरह गाफल रहना यार भट्टी साहब, अगर तो ये तो कह रहे हैं महंगाई भी नहीं है, मुस्बत इशारे आ रहे हैं, उन्हें अंदाजा ही अब नहीं बात है ये मतलब सीधी बात, 55 बिलियन डॉलर आपने देने हैं, कर्जा हो गया 5 सालों में। ये हमारे ऊपर 125 बिलियन डॉलर का कर्जा है, ठीक है, जो बढ़ता जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका 1% इस मुल्क के अवाम पर तो नहीं लगा, इस मुल्क की इशराफी पर लगा है, लेकिन पे किसने करना है? अवाम ने। और किस तरह करना है? इमरान खान का डिबैकल क्या है कि जो रियासत को चलाने का बिल है अवाम को पकड़ाया जाता था, वो इन्होंने भी अवाम को पकड़ाया और इशराफियों को। एक फिक्र मुझे अच्छा नहीं लगता, वो काट रहा हूँ मगर वो करना पड़ेगा। इस मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी, जो सबसे अमीर तरीन आदमी है, अगर आप वो जाके 100 रुपए का कार्ड लेता है ना कि मैंने टेलीफोन के लिए ना, और इस मुल्क का सबसे गरीब तरीन आदमी जब वो 100 रुपए का कार्ड लेता है इतना टैक्स देता है। नहीं यार, ये मेरी बात बढ़ के बात करता हूं। मैं बात कर रहा हूँ, आप 1 लीटर पेट्रोल है, गरीब तरीन आदमी उतना ही पैसे दे रहा है, अमीर तरीन आदमी भी उतना टैक्स देता है, और फिर प्रेशर हम पे ये डाला हुआ कि हम टैक्स नहीं देते। इनडायरेक्ट टैक्स सुन ले पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 10 उन ममालिक में जहाँ सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स है। 80% यहाँ पे तकरीबन विद होल्डिंग टैक्स है। मैं आपको पाकिस्तान का गरीब आदमी टैक्स देता है और बहुत हैवीली टैक्स है। 17% खाने पीने की चीज़ों पे आप टैक्स देते हैं, 17%। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉब्लम की इमरान की डिबैकल कैसे आई? कोई सीरियस चेंजेस की इस निज़ाम में? अच्छा, आगे थोड़ा सा वो प्रोड्यूसर साहब भी बार बार कह रहे हैं, जो करंट अकाउंट आपने बात की थी ना, करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो वो 5 महीने में $7 बिलियन आया। जो मैंने आपसे बताया था कि 6 बिलियन लेने के लिए हमारी जान निकाल लेते हैं ये वर्ल्ड बैंक और IMF, ये जो इदारे हैं, $7 बिलियन और चक्कर क्या है इसमें? थोड़ी सी कल भी मैंने कोशिश की थी सब अपने आसान ज़ुबान में समझाने की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये हो गया हमारा तजारती खसारा है। हम जो दुनिया से चीज़ें लेते हैं और जो दुनिया को देते हैं, उसमें 30 से 40 बिलियन साल का सर खसारा आ रहा है आपका, 30 से 40 बिलियन। ये पैसे तो मैं इस खसारे के साथ मैं बड़ी ही एक घटिया बात करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान किसी सूरत इकोनॉमिकल वायबल नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं हो सकता, सांस नहीं ले सकता, जो नाम नहीं लेता। एक साबिक वजीर नहीं कर सकते, एक मुल्क के साबिक वजीर थे, एक दावत में उनसे मुलाकात हुई मेरी, वो गैर सरकारी दावत थी, और वो मैंने उनसे कहा यार ये, उनका यार देखो वो आ जाएंगे, हमें आखिरी वक्त में बेल आउट करेंगे। वो कौन? वेस्ट जो है या आलमी मालियाती जो इदारे हैं, वो हमारा नाक जो है पानी के अंदर नहीं जाने देंगे। हम एक तो न्यूक्लियर स्टेट है, एक तो उनकी ये इस तरह सोचती है हुक्मरान तबका। काजी साहब 2 मिनट ठहर जाना, 2 मिनट। फिर यही बदकिस्मती है ना, फिर हम नहीं सीख रहे। आज से 15 साल पहले कर्जा कितना था, 10 साल पहले कितना, 5 साल, कर्जे की तो दलदल के नीचे ही दबते जा रहे हैं। मुझे तो आने वाले फ्यूचर में उठते हुए नजर ही नहीं आ रहे साहब। उसमें देखें आज 500 बिलियन कितने कह रहे हैं, 55 अरब डॉलर। आज तो ये 10 सालों बाद कितना हो जाएगा? ये मैं थोड़ा सा आपके इसलिए $28 बिलियन नवाज शरीफ ने 5 साल में दिया था, वो 55 इनको देना है। अगले ने आगे अगले ने आके ना नवाज शरीफ का भी देना है, पीपल्स पार्टी और इमरान खान का भी देना है। ये पॉइंट देना तो गरीब आम नहीं है। काजी साहब फिर कैसे बेहतरी, मुझे बेहतरी की उम्मीद बताएं। एक बात कह रहा हूं कि यहाँ पे 2-3 डॉक्टर कैस से मेरी बात हुई, डॉक्टर परसों आए हुए थे, डॉक्टर इशफाक हसन खान। स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। सबसे पहले तो अपनी जो नॉन प्रोडक्टिव इंपोर्ट्स हैं वो बंद करें। आप एक इमरजेंसी, आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि भाई अगर खुदा न खास्ता हम एक इकोनॉमिक इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं तो जो $2.4 बिलियन के आप टेलीफोन क्यों मंगा रहे हैं? काजी साहब, मैंने पहले भी कहा था, मुझे बताएं, ये मेरा हक नहीं टैक्स पेयर का, मुझे बताया जाए कि 70 साल में कहाँ किसने कर्जा लिया और किस पे खर्च हुआ है। मैं समझता हूँ जब तक ये इंसाफ नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। ये बताना पड़ेगा फिर आपको ये कर्जा कहाँ गया। इसके लिए आपको जो 2-3-4 बंदे कटहरे में लाने पड़ेंगे, वो आप हफीज शेख को लाना पड़ेगा, इसाक डार को लाना पड़ेगा, शौकत तरीन साहब पीपल्स पार्टी में भी वजीर खजाना रह चुके थे, उनको लाना पड़ेगा, शौकत अजीज को लाना पड़ेगा। इन सब ने हमारे हाथ पांव बांध के इन गोरे सेठों के आगे माजूर बना के ये सारे हमें गिरवी रखे इन्होंने, सबको लेकर। तो हमारी लाशें भी उनकी मकरूद रहे। इंसाफ के बगैर आप नहीं पाकिस्तान को सेहतमंद कर सकते। और फिर मैं एक और बात बताऊं, एक और बात पड़ेगा, इनकी हालत और औकात ये है
कि मुझे बहुत बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लेता उनका, पूछ के बता दूंगा कि जब गवर्नमेंट जाती है तो सबसे पहले ये IMF और वर्ल्ड बैंक में जाके कहते हैं यार असी तो थोड़ा इतना काम करके मुल्क को माजूर कर दिया, हमें दोबारा क्यों नहीं लेके आते। भट्टी साहब जरा इनकी बेरहमी देखें, काजी साहब कितना समझते हैं। जब वो $6 बिलियन हमें देते हैं तो कहते हैं बिजली इतनी महंगी कर दो, पेट्रोलियम नहीं, ये मेरा पॉइंट समझे। जब उन्होंने $55 बिलियन आपको माफ करने, ये तो आपकी हड्डियां भी मांग लेंगे। कहां माफ करेंगे यार भाई, मैंने कहा पिछले 20 साल से देख लो, हर आने वाले 5 साल पिछले से 10 गुना ज्यादा कर्जा होता है। वो हमने ओमिक्रॉन की तरफ जाना है, मगर मैं आपको वो सिर्फ ये नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि हमने जो 2 नंबर मुआहदे 94 में करवाए थे और जो हमें $100 बिलियन सक आउट किया, हमारा $100 बिलियन इस मुल्क का, उनको पैसे पहले दोगे तो फिर तुम्हें 200-300 की ट्रांश हम दे देंगे, $200-300 की। अब आगे बढ़ते हैं, वक्त कम है। ये मैंने जो बात की है मलिक साहब और भट्टी साहब लोगों से, जो ख़ास तौर पे डॉक्टर उबैद हमें गाइड करते रहते हैं, तो ये वेरिएंट जो है ये इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है लेकिन लीथल इतना नहीं है। लेकिन इस पर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है कि भाई अभी ख़तरा टला नहीं है, तो ये ड्राई रख देना हर पास। कैसा होता, मैं जवाब दे देता हूँ। जैसे शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ जीना ना, अब आपको इस दुनिया को, मेरा ख्याल है कोरोना के साथ जीना सीख लिया इस दुनिया ने, पाबंदियाँ हटती जा रही हैं। एहतियात करें, मैक्सिमम लोगों पे ना जाए, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। बज़ाहिर बादिउल नज़र में इससे निजात मिलती हुई नज़र नहीं आती। मलिक साहब ज़रा आप रहनुमाई करें। मैं थोड़ी सी एक ज़रा अपना थोड़ा नुक्ता नज़र देना चाह रहा हूँ। पहले तो बात आपकी सही बात है, डेथ्स कम है, आपकी बात सही है, मगर असल मसला है कि ये दुनिया गोरे की है। अगर सफ़ेद मुल्क वाले जब कह देते हैं ना ये डाटा आ गया तो हमारी जान निकल जाती है। पाकिस्तान में फिर आपने कहना कि मैं नेगेटिव हो गया, पोलियो टीबी पूरी दुनिया में ख़त्म हो गई है, हमारे आने गई। लाहौर समेत पंजाब के 5 शहर हैं, दुनिया के 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, हमने बात नहीं की। जिगर में हम पहले 3 मुल्कों में आ रहे हैं, शुगर में हम पहले 3 मुल्कों में गए। इस मुल्क में कोई बीमारी नहीं सोया कोरोना के, क्योंकि कोरोना गोरे को हो रहा है तो उस पर हम शोर डाल देते हैं। मुझे पता है बाकी बीमारियां किधर जाएंगी। सिर्फ 10 लाख पाकिस्तानी बच्चा डायरिया से मरता है। कोरोना कैरियर है, कोरोना कैरियर है। नहीं भट्टी साहब, गोरों को हुआ है इसलिए ये बताएं कोरोना एक से दूसरे से नहीं, ये जो मैं बीमारी बता रहा हूँ ये आपने असल बीमारी नहीं बताई, पोल्यूशन। यार मेरी बीमारी तो सुने ना। बीमारी से इस वक्त दुनिया में जो हाईएस्ट प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2 शोबों में है, एक तालीम में और एक सेहत में। ज़रा पता करें ना किस किस हुक्मरान का ज़ाती अस्पताल है, मुझे बताएं ना। और किन हुक्मरान जो है वो एजुकेशन पे जिनके कब्जे हैं, शुगर पे किसका कब्जा है, बताएं ना भाई। माल कौन बनाता है? और वो आज जमहूरियत खतरे में होगी, जमहूरियत सानू धक्का मार के बाहर करता है जमहूरियत। दे आर बेनिफिशियरी ऑफ आवर मिजरी, हमारी मिजरी के पैसे कमाते हैं ये। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 नंबर दवाई भी गलत है और 3 नंबर दवाई भी गलत है। हमें 1 नंबर दवाई चाहिए। एक फिक्र ले लें, 30% पाकिस्तानी एक दिन में 3 खाने नहीं खाता, 2 खाने नहीं खाता। 43% तो खाना नहीं खा रहा। आप कोरोना यार 43% यार उसमें कैलोरीज होती है, 2200 कैलोरीज की इनटेक, तो कितने लेते हैं? बहुत कम लोग लेते हैं। तो फिर पाकिस्तान में बच्चों की स्टैंडर्ड बीमार नहीं होंगे, आपके वर्कर मदकूक हैं, उनके राइट्स नहीं है, 12-15-20 हज़ार पे कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो हुकूमतों में अरबों रुपए क्यों लगाते हो, सरकारी महकमों में खरबों रुपए क्यों लगाते हो? लगाओ गरीबों के लिए। इसलिए भट्टी साहब के ये अमीरों की हुकूमत अमीरों और अमीरों के ज़रिए, जब तक ये गरीबों की हुकूमत गरीबों के लिए गरीबों के ज़रिए नहीं होती। या मेरा मतलब है कि और जो आप बात कहते होते हैं कि 2 मिश्तें हैं, गरीब की एक अमीर की, दोनों इकट्ठी ऊपर नहीं जा सकती। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।